कि नहर का निर्माण 99 वर्षों के लिए होगा और उस दौरान कंपनी के लाभ का केवल 15% हिस्सा ही मिस्र सरकार को मिलेगा। दोस्तों, कल्पना कीजिए पानी की एक पतली सी पट्टी जो रेगिस्तान की रेत को चीरती हुई दो विशाल समुद्र को जोड़ती है। एक ऐसा जलमार्ग जो 19वीं सदी में व्यापार का दिशा बदल दिया। एक ऐसा नहर जो दुनिया के सबसे पुराने सभ्यता मिस्र को भू राजनीति का केंद्र बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुएज नहर के बारे में, जो पूर्व से पश्चिम को जोड़ने वाली दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है। समय समय पर इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई को बढ़ाई गई है। वर्तमान में इसकी लंबाई 193 किलोमीटर, चौड़ाई 205 मीटर और गहराई 24 मीटर है। नमस्कार, मैं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं रोचक दुनिया। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सुएज नहर के इतिहास के बारे में। दोस्तों, जब आप पश्चिम एशिया के नक्शे को देखेंगे तो आपको मिस्र और एशिया के बीच एक नहर दिखेगी। यही है सुएज नहर, जो अफ्रीका और एशिया को अलग करती है और लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। यह नहर एशिया और पूर्वी अफ्रीका के देशों को यूरोप से व्यापार करने में समय और पैसे दोनों की बचत करती है। अगर यह नहर नहीं होती तो जहाज को हिंद महासागर के दक्षिणी हिस्से और पूरे अटलांटिक महासागर का चक्कर लगाना पड़ता। 2015 में सुएज नहर की लंबाई बढ़ाकर 193 किलोमीटर कर दी गई, जो उत्तर में पोर्ट सईद और दक्षिण में पोर्ट सुएज तक है। इसकी चौड़ाई 205 मीटर और गहराई 24 मीटर है। समय के साथ इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई को बढ़ाया गया है ताकि बड़े जहाज इसमें आसानी से गुजर सके। लेकिन सुएज नहर की कहानी सिर्फ आधुनिक इंजीनियरिंग की नहीं है। इसका इतिहास लगभग 4000 साल पुराना है। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का विचार सबसे पहले सेनासर तृतीय ने 1878 ईसा पूर्व में प्रस्तावित किया था। सेनासर तृतीय प्राचीन मिस्र साम्राज्य के मिडिल किंगडम की 12वीं डायनेस्टी का एक राजा था। उन्होंने नील नदी को लाल सागर से जोड़ने का सपना देखा था ताकि व्यापार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सके। प्राचीन जहाज नील नदी की एक शाखा के रास्ते बीटर लेक तक जाते थे और फिर लाल सागर की ओर आगे बढ़ते थे। हालांकि यह रास्ता लंबा और असक्षम था। सदियों तक डेरियस प्रथम और टालमी द्वितीय जैसे शासकों ने इस कनेक्शन को बेहतर बनाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने इन दोनों समुद्र को पूरी तरह से नहीं जोड़ पाया। यह कहानी उस दौर से शुरू होती है जब मिस्र पर विभिन्न देशों और साम्राज्यों का शासन था। सन 1796 में फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्टा ने मिस्र पर कब्जा कर लिया, लेकिन फ्रांस का शासन लंबा नहीं चला। 3 साल बाद ही ब्रिटेन और ऑटोमन साम्राज्य ने उसे यहां से खदेड़ दिया। उस समय यूरोपीय देश एशिया और अफ्रीका के बीच व्यापार को तेजी से बढ़ावा देने के लिए विभिन्न रास्तों पर संघर्ष कर रहे थे। सुएज नहर का निर्माण कोई दयालुता का कार्य नहीं था, बल्कि यूरोपीय देशों के व्यापारिक हितों को बढ़ावा देने का एक कूटनीतिक कदम था। सन 1850 के दशक में फ्रांस ने मिस्र में सुएज नहर बनाने के लिए कंसेशन प्राप्त किया। इस कंसेशन के तहत फ्रांस के डिप्लोमेट फर्डिनेंड डी लेसिप्स को यह अनुमति दी गई कि वो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली एक नहर का निर्माण करें। कंसेशन का उद्देश्य यूरोपीय साम्राज्यवादी विस्तार को बढ़ावा देना था और इसके लिए मिस्र की सरकार को बड़े जाल में फंसाया गया था। कंसेशन में यह तय हुआ था कि नहर का निर्माण 99 वर्षों के लिए होगा और उस दौरान
कंपनी के लाभ का केवल 15% हिस्सा ही मिस्र सरकार को मिलेगा। पाँच दिसंबर 1858 को फर्डिनेंड डी लेसेप्स द्वारा यूनिवर्सल कंपनी ऑफ द मैरीटाइम कैनाल ऑफ सुएज नामक कंपनी का निर्माण हुआ। जब यह कंपनी बनाई गई थी तो 56% हिस्सा फ्रांस के पास और 44% हिस्सा उस वक्त के ऑटोमन साम्राज्य के पास था। और उसके अगले साल यानी 1859 में 25 अप्रैल के दिन नहर खोदने का काम शुरू होता है। इधर ब्रिटेन और ऑटोमन दोनों की तरफ से नहर का काम शुरू करने से आपत्ति जताई जा रही थी। आपत्ति जताने की बात यह थी कि ब्रिटेन को लगने लगा था कि फ्रांस इसे बाजी मार चुका है, उससे आगे फ्रांस से बड़ी चुनौती मिलने वाली है। और अंततः फर्डिनेंड डे लेसेप्स के नेतृत्व में 10 साल बाद यानी 1869 में नहर का काम पूरा किया गया, जिसका विचार सेनासर तृतीय ने किया था। 17 नवंबर 1869 को सुएज नहर का औपचारिक उद्घाटन हुआ, जिसमें यूरोप के 6000 से अधिक शासक और व्यापारिक जगत के बड़े लोग शामिल हुए। एक भूगोल वेता के द्वारा इसे मिस्र की नब्ज कहा गया, एक ऐसा खिताब जो आज भी इस पर सही साबित होता है। यह उस समय का एक बड़ा कूटनीतिक और व्यापारिक सफलता का प्रतीक बन गया। सन 1875 आते आते मिस्र अपनी अंदरूनी वजहों से इतना कमजोर हो चुका था कि उसे अपना हिस्सा बेचना पड़ा। आपको बता दें, यूनिवर्सल कंपनी ऑफ मैरीटाइम कैनाल ऑफ सुएज नामक कंपनी जब बनाई गई थी तो उसका कुछ हिस्सा सैयद पाशा यानी उस वक्त के ऑटोमन साम्राज्य के पास भी था। मिस्र के आर्थिक आंतरिक संकट के कारण उसे अपनी हिस्सेदारी बेचनी पड़ी। फ्रांस और ब्रिटेन ने इसे खरीदा, जिसमें अब 56% हिस्सा फ्रांस के पास और 44% हिस्सा ब्रिटेन के पास था, और अब नहर पर कब्जा उनका हो गया था। ब्रिटेन ने मिस्र को अपनी एक उपनिवेश बना लिया और नहर का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि यूरोप के इन दो देशों के बीच जो लड़ाई दुनिया का हर कोने में चल रहा हो वो मिस्र की धरती पर ना हो? लड़ाई केवल नहर के हक पर नहीं था, असली वजह थी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के तेल को यूरोप तक पहुंचाना। सन 1879 से 1882 के बीच मिस्र में गृह युद्ध जैसे हालात थे, क्योंकि मिस्र पर उस वक्त शासन कर रहा था ऑटोमन राजतंत्र। वहीं वित्तीय नियंत्रण पूरी तरह से ब्रिटेन और फ्रांस के पास था। हालात इतने खराब हो चले थे कि यहाँ का एक फौजी कर्नल अहमद उर्फी ने विद्रोह छेड़ दिया। कर्नल अहमद उर्फी एक राष्ट्रवादी था जो चाहता था कि मिस्र की धरती पर ना तो ऑटोमन हो और ना ही यूरोपीय शक्ति शासन करें। इस विद्रोह को उर्फी रिवाल्ट कहा जाता है। यह विद्रोह मिस्र के लिए नुकसान देने वाला ही साबित हुआ, क्योंकि ब्रिटेन बड़ी ही आसानी से यहाँ के सैनिकों को मात देकर मिस्र को अपने कब्जे में ले लिया। अब मिस्र पूरी तरह से ब्रिटेन का एक उपनिवेश बन चुका था। सन 1888 में कॉन्स्टेंटिनोपल कन्वेंशन हुआ, जिसमें सुएज नहर को सभी देशों के लिए खुला रखने का निर्णय लिया गया। मिस्र ने जब सोचा कि नहर उनका है और इससे होने वाली कमाई भी उन्हीं का है, हालांकि यह सब हासिल करना उसके लिए आसान नहीं था। मिस्र अभी भी ब्रिटेन ने कब्जे में था, लेकिन 1922 में ब्रिटेन ने मिस्र को आजाद घोषित कर दिया। हालांकि अधिकांश हिस्सों और नहर से ब्रिटेन ने अपने सैनिकों को नहीं हटाया था। आजादी के बाद भी मिस्र को नहर को अपने हिस्से में लेने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। 1952 में मिस्र में एक नया मोड़ आया, जब गमल अब्दुल नासिर ने सत्ता संभाली। इधर 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद मिस्र ने ब्रिटेन पर दबाव बनाना स्टार्ट कर दिया कि वह अब यहां से अपना सेना हटा ले।
राष्ट्रीयकरण की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी, बस घोषणा होना बाकी था। 6 जुलाई 1956 हमेशा के लिए याद किया जाता है। इस दिन गमाल अब्दुल नासिर अलेक्जेंड्रिया में भाषण दे रहे थे और इसी भाषण में उन्होंने सुएज नहर को राष्ट्र के हवाले कर दिया। द यूनिवर्सल कंपनी ऑफ सुएज मैरीटाइम कैनाल इज हेयर बाय नेशनलाइज्ड। All its assets, rights and obligations are transferred to the nation, and all the organizations and committees that now operate its management are hereby dissolved। यानी द यूनिवर्सल कंपनी ऑफ द सुएज मैरीटाइम कैनाल को यहाँ राष्ट्रीयकृत किया जाता है। इसके सभी संपत्ति, अधिकार और दायित्व को राष्ट्र को हस्तांतरित किए जाते हैं। सुएज नहर की राष्ट्रीयकरण की सबसे बड़ी वजह थी नील नदी पर बनने वाली आसवन बांध। मिस्र में चूंकि पश्चिमी ताकतों का ज्यादा प्रभाव था, इसलिए नासिर को इन्हें काउंटर करने के लिए सोवियत संघ की जरूरत थी। नासिर के रिश्ते रूस के साथ मजबूत हो रहे थे। इधर अमेरिका और ब्रिटेन पहले ही आसवन बांध के लिए फंडिंग करने से मना कर दिया था। ऐसे में नासिर के पास एक ही रास्ता था कि वो रूस से मदद ले। बस मौका देखते ही नासिर ने सुएज नहर के राष्ट्रीयकरण की घोषणा कर दी, जिसके कारण बताई कि हमें आसवन बांध के लिए पैसे की जरूरत है और इसकी पूर्ति हमें सुएज नहर से मिलने वाले टोल से ही होगी। इसके लिए एक अथॉरिटी बनाई गई, जिसका नाम सुएज कैनाल अथॉरिटी रखा गया। आज भी सुएज कैनाल इसी के देखरेख में काम करती है। इधर नासिर को डर था कि सुएज नहर कहीं युद्ध का अखाड़ा न बन जाए, इसलिए मिस्र ने पहले ही ब्रिटेन और फ्रांस को हर्जाना देने के लिए बात कह दी थी। लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस पहले ही युद्ध का मन बना चुके थे और तो और स्थानीय उभरती ताकत इजराइल भी इसमें कूद पड़ा था। इजराइल ने सबसे पहले मिस्र पर हमला किया था, जिसका मुख्य कारण था, यदि आप इस नक्शे पे देखेंगे तो इजराइल की दक्षिणी सीमा अकाबा के खाड़ी से लगती है। इजराइल को लाल सागर तक पहुंचने के लिए अकाबा के दक्षिण में मौजूद स्टेट ऑफ तिरान से निकलना पड़ता है, लेकिन ये सनाई प्रायद्वीप से सटा हुआ था और इस पर मिस्र ने कब्जा कर रखा था। इजराइल और अरब देशों के बीच पहले से ही तनाव था और इजराइल इसके बदला लेने के फिराक में था। सुएज नहर से जुड़ा मामला उसके लिए मौका मिल गया और इस कदम ने सुएज संकट को जन्म दिया। फ्रांस, ब्रिटेन और इजराइल ने नहर पर नियंत्रण के लिए सैन्य अभियान शुरू कर दिए। लेकिन संयुक्त राष्ट्र के दबाव और सोवियत संघ के हस्तक्षेप के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा। इस युद्ध ने ब्रिटेन और फ्रांस को कमजोर कर दिया और मिस्र को अपने जमीन पर बनी नहर का अधिकार मिल गया। उनतीस मार्च 1957 को सुएज नहर को फिर से खोल दिया गया। नासिर के नेतृत्व में नहर की क्षमता बढ़ाई गई। उन्नीस में एक बार फिर से जब इजराइल ने मिस्र पर हमला किया, तब इस नहर को फिर से बंद कर दिया गया और फिर जून 1975 में इसको फिर से खोल दिया गया। आज सुएज नहर दुनिया के सबसे व्यस्त जलमार्गों में से एक है, जो वैश्विक व्यापार का लगभग 12% हिस्सा संभालती है। यह नहर मिस्र के लिए केवल एक जलमार्ग नहीं, बल्कि संघर्ष और राष्ट्रीयता के प्रतीक बन चुकी है।